हमें जानना था किस चीज़ के बारे में, तो क्या बोलते हैं ये, इसी कविता के बारे में, द बॉल पोएम के बारे में हमने आपको पढ़ा रहा था, राइट? ओके, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम बता देते हैं। पेज नंबर 46 द बॉल पोएम का। देखिए, इसमें जो बॉल्स आया है, पहला लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, 2 बार बॉल आया है, समझे? तो जो 2 बार बॉल है, बॉल यहाँ पे लगातार कोई भी शब्द आता है तो वो रिपीटेशन है, पोएटिक डिवाइस हम बता रहे हैं, समझे? तो वो रिपीटेशन है। सेकिंग ग्रीफ जो है वो ट्रांसफर्ड इपिथेट है, ट्रांसफर्ड इपिथेट कहने का मतलब है कि वो ऐसा चीज है जो कि कंपेयर करते हैं किसी चीज से। ओके, तो ये खत्म हो गया। तीसरा है, बाइज ए बॉल बैक। पोएम में लिखा हुआ है बाइज ए बॉल बैक, समझे? नीचे से छठा लाइन, सॉरी 5वां लाइन में लिखा है बाइज ए बॉल बैक। तो ये जो है वो क्या है? ट्रांसफर्ड इपिथेट है। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं कि ट्रांसफर इपिथेट क्या है, अभी भी तो बताया हमने कि किसी चीज को वो लिया गया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भाट लिखा हुआ है, समझे? और फिर भाट है। ठीक है, तो भाट जो है वो यहाँ पे आप मतलब लाइन के शुरुआत में ही और फिर से दूसरा लाइन में ही वही शब्द रहे, उसी से शुरू हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो पहला लाइन शुरू हुआ, फिर दूसरा लाइन शुरू हुआ, फिर तीसरा लाइन शुरू हुआ, जो भी लाइन शुरू हो रहा है तो शुरू में जो वर्ड्स है उसको रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि एक ही शब्द का इस्तेमाल है, तो वो एनाफोरा उसको बोलते हैं। ठीक है, अब मेरली बाउंसिंग, बॉल जो है वो यहाँ पे मेरली बाउंसिंग यानी कि खुशी से झूम रहा है, तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन हमसे कोई पूछेगा नहीं कि क्या है, इसको आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, नाराज नहीं ना हुआ ज्यादा, कोई बात नहीं। ठीक है, बॉल्स, और यहाँ पे बॉल्स जो है वो क्या है कि यहाँ पे सिंबोलाइज कर रहा है, तो समझे? तो सिंबोलाइज्ड डिवाइसेस यहाँ पे बॉल होगा। ठीक है, यानी कि उस लड़के को तो बॉल ही खोया है ना, लेकिन बॉल के रूप में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझे? चाहे वो आपका एक प्यारी सी किताब हो सकता है, कॉपी हो सकता है, फेयर कॉपी हो सकता है कि नहीं? जैसे कोई लड़का फेयर कॉपी बनाया मेहनत करके कई महीने, लेकिन उसका फेयर कॉपी खो दिया, तो आप उसके लिए दुख होइएगा ना? तो इस दुख के कारण क्या आप परीक्षा ही नहीं देंगे, एग्जाम का बोर्ड ही नहीं देंगे, बोर्ड एग्जाम ही नहीं दोगे? ऐसा थोड़ी करोगे, नहीं करोगे। उस चीज से आप ऊपर उठिएगा, या फिर से फेयर कॉपी बनेगा, या फिर स्टूडियोज में जाकर 2 कॉपी कीजिएगा, यानी कि कुछ ना कुछ कीजिएगा ही, राइट? तो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी का टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो डील करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मन से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो थीम ऑफ द पोएम क्या है, ठीक है, या फिर मैसेज ऑफ द पोएट क्या है, जो हमने आपको बताने का प्रॉमिस किया था, राइट? अब समय आ गया है बताने का, क्लियर? तो मैं इसे ही बताऊंगा जो अभी मैं बोला। तो ये क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लो द बॉल पोएम। ओके, जो इसका थीम क्या है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कुछ और उस क्वेश्चन का नाम है मैसेज। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे जब ये हो जाएगा थीम वाला। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चंस जो है वो लिख लिया। नहीं लिखा, हमारा लिखने का इंतजार कर रहा था जी। तुम भी ना अपने मन से कुछ कर नहीं सकता है, एकदम लिखा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है लिखवाना, काहे नहीं लिखा। देखिए इधर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। अब फिर पोएम का नाम लिख लीजिए, क्या नाम है? द बॉल पोएम। फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा
following are the theme of the poem The Ball Poem। यानी कि जो हमारा कविता है बॉल पोएम, उसका जो थीम है वो कुछ निम्नलिखित है। ऑल क्लियर? ओके। लास्ट में जो है वो वहां पे डैश दिया हूं ऐसे, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, पोएम के बगल में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बगल में। चलो ये तो बता दिए। तो सबसे पहला थीम क्या है? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया, ये थीम है। और दूसरा है हाउ टू गेट अप फ्रॉम द सैडनेस of losing something else। ओके, तो ये क्वेश्चंस था हमारा, जो इसका जो है वो आंसर खत्म होता है। ठीक है, तो आपसे कोई थीम पूछे तो आप जो है वो यही बताइएगा। ये दो वो थीम है। थीम का मतलब हुआ मुद्दा, समझे कि हमारा टॉपिक क्या है आखिरकार। इस पूरे कोई पोएम के बात करें, चर्चा करें तो इसका मुद्दा क्या है, ये होता है थीम का मतलब। ठीक है, थीम का हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो जी? कभी कभी आपने भी मेहनत किया करो, हम तो समझा ही दिए। मुद्दा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैसेज of the poet जॉन बैरीमैन। ठीक है, यानी कि जॉन बैरीमैन सर जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका आखिरकार क्या मैसेज है, ये पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस जो है वो देख लो। राइट, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। यहां पे ध्यान देने वाली बातें तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ पोएट का नाम दिया हुआ है, और वो है जॉन बैरीमैन। ठीक है, पोएम का नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कोई कहे कि कैसे आसान है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास द फर्स्ट फ्लाइट है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट 9th क्लास में बीहाइव और मोमेंट चलता है, और 10th क्लास का इंग्लिश का लिटरेचर का बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, और क्या है, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ये है दोनों। और वैसे तो एक चैप्टर का भी नाम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है कि नहीं? ये दो किताबें हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का। उसमें से आपको क्या करना है कि जितना भी स्टोरी है और जितना भी पोएम्स है, वो सब का नाम याद रखिए और उसको किसने लिखा है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आप सभी पोएम को याद रखे हैं और वो पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि उस पोएम को पढ़ करके आपको समझ में आया हुआ है कि उस पोएम में आखिरकार टॉपिक क्या है, क्या सीखे क्या नहीं सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पोएट का नाम दिया हुआ है। क्लियर? तो नाम से आप पता लगा लीजिएगा कि अच्छा ये तो जॉन बैरीमैन सर हैं, नाम सुना हुआ लगता है। ओके, इन्होंने जो है वो ये पोएम लिखा है जिसका नाम है द बॉल पोएम। अब आपको मन में इतना चल गया। ठीक है, फिर आप क्या पता लगाइएगा कि उस पोएम में जो है वो इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है, क्या हम लोग सीखे हैं। ठीक है, तो यही जो है वो मैसेज होता है। तो इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। सिर्फ यही पोएम नहीं बल्कि कोई और भी पूछे तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है। ठीक है,
कि पोएम का नाम देता तब तो आसान हो जाता आपके लिए, लेकिन नाम नहीं है, सिर्फ पोएट का नाम है, तो इसका ख्याल रखना, ठीक है। बट द मैसेज ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, ऐसे भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है। What is the message of the poem द बॉल पोएम, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसका जो है वो आंसर आप लोग कैसे कीजिएगा, तो आंसर लिखवा रहा हूं। लिखना कि आवर बुक द फर्स्ट फ्लाइट, पहला उड़ान, ठीक है, द फर्स्ट फ्लाइट, इन विच there is one poem named, जिसका नाम होगा the ball poem, has been composed by a great poet named John बैरीमैन, ठीक है, यहां तक लिख लिए जॉन बैरीमैन। अब नीचे जो है वो आप लोग लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, he gives us a message, उन्होंने एक मैसेज दिया है, जो भी इस कविता को पढ़ा है उसके लिए। he gives us a मैसेज क्या दिए, take full responsibility to do any type of work। काहे का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए है ताकि आप एनी टाइप ऑफ वर्क यानी किसी भी तरह का कार्य को जो है वो अच्छे से संपन्न तरीके से उसे संपन्न कर सकें। टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, ओके। as well as how to stand up from the sadness of losing something else। यही जो है वो मैसेज है उस पोएट का, जिनका नाम है जॉन बैरीमैन, ठीक है। तो ये मैसेज है, समझ गए, क्लियर है, ओके। और भी अगर इसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क के आगे कि ऐसा काहे बोल रहे हैं, तो लिख सकते हो कि दिस इज बिकॉज, है कि नहीं, दिस इज बिकॉज सैडनेस ऑफ लॉसिंग समथिंग एल्स, हाँ ठीक है। इसके आगे होगा दिस इज बिकॉज द लॉस इज इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब है जिसे टाला नहीं जा सकता। जो लॉस है, जो खोने की भावना है कि नहीं, जो आपको घाटा लग गया वो तो आप उसे टाल नहीं सकते। जिंदगी है
होते रहता है, क्या कीजिएगा? तो आपको करना यह है कि उस चीज से ऊपर उठिए, है कि नहीं, फिर से प्रयास किया जाएगा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। अब किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उसका जो है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कोई भी वर्क। अब जैसे स्टूडेंट है तो वो पढ़ने का काम करता है, तो जो भी टीचर ने पढ़ाया आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा ना कि हाँ हम इस चीज को जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे और इस चीज को फॉलो किया जाएगा, राइट। भले आपसे होवाए चाहे नहीं होवाए, राइट। अब जैसे एक टीचर है तो अपने बच्चे का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने स्टूडेंट का, है कि नहीं, कि किस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने इसे जो कुछ पढ़ाया उसी में से सब कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो आएंगे, राइट। ओके, तो ये जो है वो क्वेश्चंस खत्म होता है। 2 क्वेश्चंस था, इस क्वेश्चंस को देख लो और लिख लो, और अगर फिर भी दिक्कत महसूस होता है तो बोलिएगा, हम यहीं पे हैं, है कि नहीं, समझाने के लिए तैयार, ठीक। आई होप कि आपको तो इसमें से कुछ नहीं ही पूछना होगा, नहीं ही समझना होगा, है कि नहीं, राइट। मैसेज क्या है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो किसी काम का करने का, और एज वेल एज इसी के साथ साथ जो किसी चीज तुम उससे प्यार करते थे खो दिए, ठीक है, तो रोते नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है, उस चीज से बाहर उठिए, है कि नहीं, ये है मैसेज। क्या थीम है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी चीज से जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है उस चीज से ऊपर कैसे उठिएगा आप लोग, ठीक है, और उठ करके कैसे सीखिएगा आप नए नए चीजों के। चलो ये खत्म होता है जी, मैं इसे मिटाना चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा। क्लियर? ओके। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद अब एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चंस द फर्स्ट फ्लाइट का हम लोग करेंगे बारी बारी से 1 बाय 1, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझे। देखिए एक क्वेश्चंस हमने दिया था होमवर्क के लिए, है कि नहीं, एक लड़के को, मैं यहाँ इस लेक्चर में नहीं दिया था, कहीं पढ़ा रहा था तो दिया था, अगर वो हमारा लेक्चर देखेगा तो उसको याद आ जाए कि अच्छा सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, है कि नहीं। दिया था कि क्वेश्चंस था कि हैव यू एवर लॉस्ट एनीथिंग एल्स दैट यू फील वेरी सैड आफ्टर लॉसिंग दैट थिंग्स, एंड in this case how you have take a strict action to get up from this sadness of losing something else, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चंस दिया था, राइट। यानी कि क्वेश्चन क्या है, मैं तुझे हिंदी में समझाता है, मैं कहीं पढ़ा रहा था तो दिया था, मैं तुझे हिंदी में समझाता है। क्वेश्चन है कि क्या तुमने जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा खोया है जिसको खोने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हो, है कि नहीं, राइट। और वो जो दुखी तुमने उस दुख से कैसे वापस निकल करके बाहर आ गया, पहले जैसा खुशहाल बन गया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस लड़के ने बोला, हमने नेक्स्ट डे होमवर्क चेक करेंगे, है कि नहीं, तो उसने बोला कि सर क्वेश्चन ही नहीं बनाया, हमें आपका क्वेश्चन ही मतलब कि फालतू लगा, समझे, ऐसा करके उन्होंने बोला। और बोला कि ये क्या बनाए इसको, है कि नहीं, कुछ खोवे नहीं किए हैं जिंदगी में, तब बनाए क्या, है कि नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसे कुछ भी नहीं खोए, है कि नहीं। अब जैसे एक दोस्त ही होता है, तो अब जैसे स्कूल में रहते हो साथ में, तब बेल लगता है तो फिर अलग अलग होते हो ना जी, तो ये भी तो एक तरह से खोना हुआ कि हाँ भाई हम अपने दोस्तों को कुछ समय के लिए खो रहे हैं, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो सोचिएगा तब ना, समझे।
तो कहा कि ये क्वेश्चंस तो नहीं बनाया सर, अच्छा नहीं लगा। एनीवेज, तो फिर हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी का जो बुक था फर्स्ट फ्लाइट, उसका पेज नंबर 47 निकाला। ठीक है, आपके पास बुक है, मिलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी पर में दिया हुआ है, पेज नंबर 47, द फर्स्ट फ्लाइट निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 6 है, वही क्वेश्चन है, समझे कि हाउ हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, क्या तुम बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करते थे, क्या उस चीज को आपने कभी खोया है। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन, फिर एक पैराग्राफ आप लिखिए, एक स्ट्रैंजा लिखिए जिसमें आप बता रहे हो कि आप उस चीज को खोने के बाद कैसा महसूस कर रहे थे, कितना उदास थे। ठीक है, एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और बताते हुए भी लिखना है कि फिर उस हानि से, उस दुखी जो हुआ तुमने, उस चीज को खोया, उस चीज से अपने आप को कैसे संभाल लिया उस मुसीबत में भी, समझे। तो ये क्वेश्चंस था। तो अब तो ये एनसीईआरटी में भी है जी, है कि नहीं। तो अब आप हमें ये नहीं बोल सकते कि हमें जो है वो पसंद नहीं आया सर क्वेश्चंस, इसीलिए लिखने। क्यों? क्योंकि मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा तो तुम यही बोलोगे कि क्वेश्चन नहीं पसंद है। भाई कौन बोर्ड वाला ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, किसने सेलेक्ट किया, किस प्रोफेसर ने दे दिया, आप ऐसे नहीं बोल सकते, समझे। पढ़ाई लिखाई वहीं तो होता है कि जो नहीं भी है आप उसे भी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि नहीं। आप जब मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे थे तो एक्स मान ही रहे थे, है कि नहीं, फिर आंसर आ जाता था। तो वैसे ही सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, तर्क शक्ति, रीजनिंग, है कि नहीं, तो आपको जो है वो ये आंसर मिलेंगे। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने शब्दों में ही लिखना है, समझे। मैं चाहूं तो मैं भी लिखवा सकता हूँ, मेरे आंसर भी लिख के होगा तो वो भी सही ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक लड़का का अलग अलग होगा जी, है कि नहीं। कोई कहे कि अच्छा हमने तो इस चीज को खो दिया, कोई कहे कि हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया, कोई कहे कि सर हम अपने घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं तो हमने अपना घर को मतलब कि थोड़ा समय के लिए तो खो ही दिया, है कि नहीं, समझे। लेकिन आप ऐसा चीज को खोने का जिक्र कीजिए जो फिर वो चीज आपको दोबारा नहीं मिला। मुझे पता है कि आप नया खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको दोबारा नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि घर है, हॉस्टल में है, तो आप फिर भी आप घर तो लौट ही सकते हैं, छुट्टी होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको भी लिखोगे तो इससे भी काम चला लेंगे हम, आपका मार्क्स काटेंगे नहीं, जो भी है वो मार्क्स देगा ही देगा, गारंटी है, समझे। एनीवेज, तो अभी भी कुछ कहना है आपको कि नहीं बनाएंगे, नहीं ठीक लगा, आई होप कि आप बनाइएगा ही, राइट, ओके, लेट अस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, समझे। तो इसको जो है वो कुछ सोचिए कि हाँ हमारे पास पेन था या फिर बुक्स था या फिर फ्रेंड था या फिर फ्रेंड थी, लड़की है तो फ्रेंड थी, लड़का है तो फ्रेंड था, है कि नहीं, क्योंकि लड़के का दोस्त, लड़का में अगर क्लासमेट में है, एक लड़का है दूसरे लड़के में, आसानी से दोस्ती हो सकती है, राइट। और वैसे ही एक गर्ल्स स्टूडेंट है क्लास में, दूसरा कोई गर्ल्स स्टूडेंट है उसके क्लासमेट, तो उसमें भी आसानी से फ्रेंडशिप हो जाती है, राइट। तो आप लिख सकते हो कि वो पहले था या थी, है कि नहीं, हम लोग किस प्रकार से ऐसे पढ़ते थे, राइट, लेकिन अब वो स्कूल छोड़ कर चला गया, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब कुछ आप जैसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझे। तो अपने मन से आप इसका उत्तर जो है वो लिख लीजिएगा। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 60-70 शब्द में लिख देना आंसर, क्लियर है, 50 से 70 शब्द में आंसर तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे आपको, है कि नहीं। एक पेज में भी लिखोगे तो और भी अच्छा है, क्लियर है। ऐसे लंबा ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो ऐसे आप पलटिएगा, हम ऐसे नहीं पलट सकते हैं, समझे। ऐसे आप यहाँ से ऐसे आप पलटिएगा तो ये पूरा जो है वो पेज इस क्वेश्चन के आंसर से भरा हुआ रहना चाहिए, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं, कम से कम एक पेज तो लिख के आना ही पड़ेगा आंसर, और कोई उपाय नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएंगे। क्या बोलता है, बन जाएगा, चलो वेरी गुड। Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? क्वेश्चन है कि why does the poet say, यानी कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? इंट्रूड का मतलब हुआ इंटरफेयर का मतलब हुआ दखल देना, समझे। पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था, है कि नहीं। तो कवि जो है वो उस लड़के को कहते हैं कि मैं
इसमें वो लड़का जो बॉल खोने से उदास है, मैं इसमें इंट्रूड नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि मैं किसी भी प्रकार के या फिर किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं देना चाहता। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उस लड़के का जो सेंटिमेंटल वैल्यू और इमोशनल वैल्यू उस बॉल से अटैच्ड था, ठीक है, या फिर अटैच्ड थी। आप पैसा से नया बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन वो खोया हुआ पुराना बॉल वापस नहीं ला सकते, जिससे उसका मेमोरी जुड़ा हुआ था, बचपन की यादें जुड़ा हुआ था, क्योंकि बचपन में उस बॉल का इस्तेमाल करके खेलता था, है कि नहीं? आप वो चीज नहीं ला सकते, समझे? इसीलिए कभी जो है वो यहाँ पे पैसा नहीं ऑफर करते हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि हम दूसरा बॉल नहीं ला करके दे सकते, क्योंकि वो चाहते हैं, वो इसके साथ साथ ये भी आंसर है, और जो बोल रहा हूँ ये भी आंसर है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? और वो कभी चाहते हैं उस लड़के के हालत पे कि भैया तुम्हारे पास कुछ है और फिर तुमको मिल ही गया, तो तुमको जो एहसास हो रहा था वो एहसास नहीं हो पाएगा ना। तो कभी चाहते हैं उस लड़के के लिए कि ये एहसास करे, है कि नहीं? मतलब इस मुसीबत के घड़ी में भी, मुश्किल वक्त में भी ये जो है वो कुछ सीख ले, एक इम्पोर्टेंट लेसन, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक सबक सीखे कि जो चीजें हैं, वस्तु है, वो तो खोते ही रहेगा, ठीक है? तो इस चीज को एक्सेप्ट करके जो है वो हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस दुख में कुछ जो है वो रखा हुआ नहीं है, समझे? तो जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है ना, यही हमारा क्या है, आंसर। यू गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। क्लियर? क्लियर है? और किसी को कुछ कहना है जी? नहीं ना? आई होप कि आपको जो है वो कुछ भी नहीं ही कहना होगा। हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है? आप चाहते हैं कि हम आंसर लिखाएं तो आंसर भी लिखवा देते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन तो लिख लो, है कि नहीं? तो हमारा क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, व्हाई डज द पोएट से, ओके, व्हाई डज द पोएट से, the poet say I would not intrude on him, intrude on him। intrude इसका हिंदी मीनिंग होता है दखल देना या फिर इंटरफेयर, दखल देना, दखल, दखल देना, इंट्रूड ऑन हिम। फिर आगे व्हाई डजंट ही ऑफर, इसी में और जोड़ा गया है, इसी क्वेश्चंस में, कि भाई व्हाई डजंट he offer him money to buy another ball, money to buy another ball, ओके? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको पता चला कि कभी जो है वो आखिरकार क्यों नहीं उस लड़के को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? तो आंसर एक्सप्लेन कर दिया है, अब सीधे सीधे लिखवा देता हूं और आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर? इसका आंसर होगा the poet wants that the poets, यहां पे लिखे knows, the poets knows, कभी जो है वो जानते हैं, knows that many cannot buy the emotional
और सेंटिमेंटल वैल्यूज which are attached with the lost ball of the little boy. लेकिन although it can buy a new ball or a thing only. ठीक है, कभी जो है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बोल रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसे से जो है वो इमोशनल वैल्यू जो उसका जुड़ा हुआ है वो वापस नहीं लाया जा सकता है। आप उस बॉल को सिर्फ भरपाई कर सकते हैं, नया लाकर दे सकते हैं, नई वस्तुओं को खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन आप उस लड़के को जो इमोशनल वैल्यू है उस वस्तु के साथ आप उसे नहीं ला सकते हैं। समझे? फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कि एज, ऐसे लिखो, पोएट आल्सो wants that the little boy take an important lessons, एक सबक सीखे, एक पाठ पढ़े, important lessons that the loss is inevitable है लॉस। समझे? so we should try to learn how to stand up from the loss। इसीलिए हम लोगों को ये सीखना और ये समझना जरूरी है कि इस चीज से ऊपर कैसे उठा जाता है, आने वाले समय में कैसे हम लोग सह सकते हैं इस तकलीफ को। ठीक है ना? तो ये बताना चाहते हैं, इसीलिए ये ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और लिख लेगा एक लाइन, he also wants that the boy should know if we are doing any work, then we should try to take
he should try to take the full responsibility of doing the work. ओके, अगर हम भी या फिर आप भी कुछ भी कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से आप ही जिम्मेवार हैं, यानी कि आपको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि कैसे जो है वो हम लोग उस चीज को पूरा कर सकें जो भी हमें कार्य दिया गया है, सौंपा गया है। ये है कवि का कहना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो खत्म होता है। आई होप कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं पूछना होगा अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया हो तो। राइट, क्लियर? तो जो कुछ भी हमने इस क्वेश्चंस को समझाया शुरू में ही, वही चीजें जो है वो हमने लिखवाया है आपको। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस को जो है वो टिकट लगा लीजिए आपको, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में जो है वो पूछ दे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि ये क्वेश्चंस जो है वो किताब के बीच में से एक लाइन को उठाया गया है। आई वुड नॉट, यहाँ पे जो है वो लगता छूट गया, नहीं यहाँ पे नॉट होगा जी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। हाँ, ये नॉट यहाँ पे छूट गया था, समझे? ठीक है, आप बोलना भी चाह रहे होंगे काफी देर से, है कि नहीं? अब मैंने करेक्ट कर दिया ना। ओके, चलिए ठीक है फिर। तो ये पहला कारण तो है कि ये किताब के बीच में से ये उठाया गया लाइन है, समझे? ये कारण है। और दूसरा कारण तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी है, एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। और तीसरा कारण है कि इसमें से जो है वो आपको समझ करके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आपने कि पोएम को बहुत अच्छे से जो कोई भी है वो पढ़ाया हो तो ही आपसे ये बनेंगे, अदरवाइज ये तो बनेंगे भी नहीं, समझे? तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको टिकट लगा लीजिएगा। किताब में क्वेश्चन पहले ही है ये। ठीक है, तो इसको देख लो, लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप इज इट क्लियर। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है। टोटल 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, समझे? क्वेश्चन नंबर 2 को आज समझा देता हूं, ठीक है? और अगले क्लास में जब फिर मैं मिलूंगा तो आपको जो है वो क्या करूंगा, तो सीधी मैं लिखवा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, और फिर अगले लेक्चर में जो बाकी सारे क्वेश्चंस है सबका हो जाएगा एक लेक्चर और, फिर ये चैप्टर खत्म। ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ किताब में आप लोग मिलाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हावर वेयर हिज बॉल वेंट, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर a long time? Is it linked to the memories of the days when he played with it? This is our questions, right? Staring John all his young days into the harbor. हार्बर का मतलब हुआ, हावर जिसे बोल रहे हैं मैंने, है कि नहीं? मैंने बोला हावर, तो कोई लड़का जो है वो लिख लिया था HOUR, आवर। अरे हार्बर बोल रहे हैं, बुतरू नहीं तो बोल रहे हैं एपल, है कि नहीं? तो हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, और पोर्ट का हिंदी में नहीं हुआ बंदरगाह, समझे? तो वो लड़का जो है वो यहाँ पे इस चीज से कनेक्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार से नदी के किनारे या फिर रिवर के किनारे नाव जो है वो लगती है और फिर अपने काम से फिर चली जाती है उसी पोर्ट में, बंदरगाह में, मतलब एक प्रकार से पानी में गया, समझे? तो वैसे ही इसका पूरा दिन जो है वो उसी पानी में मतलब चला गया। ये सोचते सोचते पूरा दिन जो है वो खराब कर दिया, समझे? यानी कि उसी बंदरगाह में, उसी पोर्ट में, उसी नाव की तरह दह गया इसका पूरा दिन, जो उस दिन में कुछ कर भी सकता था। ये सोचते सोचते कि बॉल हमें मिला क्यों नहीं, ठीक है, चला गया। ठीक है, हिज बॉल वेंट, उसका गेंद जो है वो चला गया। ओके, ये इंफॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन अब है,
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि क्या उस लड़के के पास वो जो गेंद खोया है वो बहुत लंबे समय से उसको वो रखे हुए था? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट, और क्या वो जो बॉल है वो उसके साथ उसका यादें जुड़ी हुई थी, जो वो बचपन के दिनों में खेलता था वो लड़का, तो उसके यादों से जो है वो क्या ये गेंद जो है वो जुड़ा हुआ था? तो यही जो है वो मतलब कि क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो ये बॉल जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था जो है वो आपको मतलब कि यही जो है वो उसका उत्तर जो है बताना है, ठीक है। तो आपने नहीं सुना, फिर से बोलते हैं। तो वो क्या आप सोचते हैं कि वो लंबे समय के से उसके पास वो बॉल था जिसने वो खोया है? फिर इसी में जुड़ा हुआ कि इज इट लिंक्ड, तो क्या यह बॉल जो है वो जुड़ा हुआ था उस लड़के के बचपन के यादों से, जिससे वो खेलता था, है कि नहीं? तो बोलिए इसका उत्तर। क्या आप सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि लड़के ने पहले भी ये गेम से पहले भी कुछ वस्तुएं खोया है? आपको लगता है? हाँ? नहीं, तो इसका आंसर है नो, फिर कॉमा देना है कि नहीं? तो नो हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? कैसे लग सकता है? क्योंकि अगर वो पहले भी खोया होता तो पहले भी ये दुखी होता और फिर उसको पता होता कि ये चीजें जो है वो नॉर्मल है, इसके लिए हम लोग इतना जिद नहीं करना है कि वही चीजें चाहिए, नया आ सकता, समझे? तो ये पहला एहसास है उस लड़के के जीवन में बॉल को खोने का, समझे? तो इसीलिए वो इतना जिद कर रहा है कि नहीं मेरे को तो वही चाहिए, आखिरकार हमसे क्यों नहीं हो पाया, समझे? ये पहला है, इसीलिए इतना जिद है, समझे? क्लियर है? नहीं तो इतना जिद वो नहीं करता इस बॉल को लेकर के, क्योंकि वो उसको पता रहता अगर पहले से ही गेंद जैसी वस्तुएं या फिर कुछ भी और भी खोया हुआ था तो उसे पता रहता कि कोई बात नहीं, मम्मा पापा जो है वो दूसरा मंगवा देंगे, दूसरा दिलवा देंगे, है कि नहीं? क्लियर? लेकिन ये पहली बार ही है, मुझे नहीं लगता। नो, वी डोंट थिंक द बॉय हैज लॉस्ट अर्लियर समथिंग एल्स। मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि लड़के जो है वो कुछ भी पहले खोया है, यही इसका आंसर है, ठीक है? अगले क्लास में जब मिलूंगा तो सीधा आंसर लिखा दूंगा, फिर कहना मत कि डायरेक्ट आंसर लिखा रहे हैं, इसलिए अभी समझा रहे हैं तो सुनो। तो ये इसका आंसर हो गया कि नो हमें नहीं लगता, ठीक है? और इसी आंसर को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आप लिख दीजिएगा 2 लाइन और आगे फुल स्टॉप पे आ गए, ठीक है? कि ऐसा इसलिए सोचते हैं कि दिस इज बिकॉज द बॉय इज वेरी वरीड अबाउट द लॉस्ट बॉल, यानी कि बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि कैसे खो गया, कैसे भुला गया हमने उस बॉल को, समझे? और क्या उसका मेमोरी से जुड़ा हुआ था, यादों से जुड़ा हुआ था? तो हाँ जुड़ा हुआ था, समझे? इज इट लिंक्ड? तो यस इट इज लिंक्ड। कैसे? तो तभी तो उसका यादें से जुड़ा था, तभी तो वो वहां पे, अब वो छोटा सा बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो वहां पे सोच रहा है खड़ा होकर के, समझे? कि वो बॉल, कोई भी इतना चीजों को मिस क्यों करेगा, है कि नहीं? वो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बचपन की यादों, अब बचपन को सभी को याद करता है जब बड़ा हो जाता है, ठीक है? जो बड़ा होता है वो बचपन को याद करता है, जो बूढ़े रहते हैं वो जवानी को याद करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जवान थे तो कभी इधर जाते थे, कभी इधर दौड़ते थे, है कि नहीं? बहुत कुछ। तो इस वक्त में हमें समय के साथ बदलना चाहिए, हम अपने सोच को भी बदलें तो और भी बेहतर है, ताकि हमारा लाइफ जो है वो जीवन जो है वो और आसान बन सके, समझे? तो ये कविता जो है वो भावना की चीजें होती है, समझे? तो इस भावना को आपको समझना चाहिए कि कवि जो है वो क्या सिखाना चाहते हैं, राइट? हमेशा एक जैसा कुछ भी जो है वो नहीं रहता है, बदलते रहती है चीजें, क्लियर? तो इस चीज को जो है वो आपको ख्याल रखना है, ठीक है? ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिंदगी जिएंगे, है कि नहीं? ना कि उस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होंगे, नहीं तो फिर तो लाइफ को जीना ही मुश्किल हो जाएगा, समझे? तो ये सारी तकलीफें, ठीक है? तो आई होप कि जो कुछ भी हम सिखाना चाहते थे आप सीखे हैं, है कि नहीं? तो फिर से मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है? मुलाकातें होगी हमारी। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके? और कुछ नहीं, चले ना? फिर इतना देख लिए मेरे को काफी है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है?